में उतरने का प्लान बनाया जा रहा है। बीजेपी जिस मजबूत वोट बैंक के साथ यूपी में खड़ी हुई दिखाई दे रही है, उससे महज पीडीए से मुकाबला नहीं किया जा सकता। समाजवादी पार्टी को अमर सिंह, रेवती रमन जैसे ठाकुर नेताओं की दरकार है। ऐसे में सवाल ये कि अखिलेश यादव क्या पीडीए से आगे बढ़ेंगे और राजा भैया जैसे कद्दावर ठाकुर नेता से फिर से हाथ मिलाएंगे? ये एक अहम सवाल बन जाता है। राज्यसभा के चुनाव होने वाले हैं। यूपी अपने आप में एक महत्वपूर्ण राज्य है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो या राज्यसभा का चुनाव हो। यूपी में क्षेत्र विशेष के नेता या कोई एक ऐसा क्षेत्र, कोई एक ऐसा नेता जो किसी क्षेत्र को प्रभावित करता है, उनकी भूमिका बहुत प्रभावी रहेगी। क्योंकि अगर वो विधायक हैं तो अपने वोट के साथ साथ अपने क्षेत्र के अगल बगल के विधायकों के ऊपर भी उनका प्रभाव रहता है, उनका दबदबा रहता है। इसी तरीके के एक नेता राजा भैया हैं, जो प्रतापगढ़ के राजा भी बोले जाते हैं। रघुराज सिंह की मैं बात कर रहा हूं। अगर रघुराज सिंह राजा भैया की देखा जाए तो न केवल अपने विधानसभा सीट पर जिससे कि वो निर्वाचित होते हैं, उसके साथ साथ ऐसा बोला जाता है या माना जाता है कि अगल बगल के कई विधानसभा सीटों पर उनका प्रभाव रहता है। और कैंडिडेट जो विधायक रहता है या जो जीता रहता है, बिना उनकी अनुमति के, बिना उनके इशारे या सलाह मशविरा के अपने राजनीतिक कदम नहीं चलता है। यही फैक्टर राज्यसभा में वोटिंग के समय काम करेगा। हो सकता है कि राजा भैया का प्रभाव अगल बगल के 5-7 जिन सीटों पर हो, चूँकि उनकी अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी भी है, इसके कारण भी उनका प्रभाव और दबदबा रहता है। तो जिन सीटों पे, जिन विधायकों के ऊपर राजा भैया का प्रभाव रहेगा, चाहे वो राजनीतिक रसूख के कारण हो, चाहे बाहुबल के कारण हो, चाहे एक जन सामान्य का पॉजिटिव नेता होने के कारण हो, वो वोट प्रभावित हो सकते हैं। और जिधर राजा भैया जैसे नेता बोलेंगे, उस तरफ वोटिंग हो सकती है। खैर, हम जानते हैं आज के मुद्दे पर लोकसभा चुनाव की सियासी तपिश और राज्यसभा चुनाव में मची उठापटक के बीच समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल की रघुराज प्रताप सिंह यानी कि राजा भैया से मुलाकात के बाद नए गठबंधन की सुगबुगाहट तेज हो गई। इसकी वजह यह है कि नरेश उत्तम पटेल ने राजा भैया की अखिलेश यादव से फोन पर बातचीत भी करवाई। विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव के साथ तल्ख हुए रिश्ते के बाद अब राजा भैया के सुर समाजवादी पार्टी को लेकर क्या वाकई नर्म हो गए? राजा भैया ने कहा है कि मैंने अपने 28 साल के राजनीतिक जीवन में 20 साल सपा को दी, वो तब जब मुलायम सिंह यादव थे। राजा भैया इस बात को यह कहना भूल गए। खैर, मेरे लिए राजा भैया कहते हैं कि मेरे लिए सपा पहले आती है और मेरे लिए यह राजनीतिक पार्टी नहीं है। राजा भैया का बयान सियासी तौर पर अहम माना जाता है। तो यह मान लें कि राजा भैया वाकई सपा की तरफ जा रहे हैं। अभी थमिए, क्या सिर्फ यही बात खत्म हो जाती है कि सपा से वो हाथ मिलाएंगे? क्योंकि राजा भैया के लिए चुनाव जीतना जितना जरूरी हो जाता है, समाजवादी पार्टी रघुराज प्रताप सिंह को साथ लेकर आएगी या नहीं, यह उससे भी बड़ा सवाल हो जाता है। राजा भैया के दिल में क्या है, यह कोई नहीं जानता। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के सत्ता में आने के बाद ज्यादातर ठाकुर नेता बीजेपी के साथ खड़े हैं। सपा के ज्यादातर नेता भी जो ठाकुर नेता थे, वो भी छोड़कर बीजेपी के साथ जा चुके हैं और अपनी सियासी हैसियत अब ठाकुरों की समाजवादी पार्टी में इतनी दिखती नहीं। प्रदेश के स्तर पर ठाकुरों को जोड़ने का काम सपा के साथ कर पाए ठाकुर नेता, इसकी उम्मीद भी बेईमानी दिखती है। ऐसे में बीजेपी से चुनावी मुकाबला करने के लिए समाजवादी पार्टी को फिर से एक अमर सिंह जैसे चेहरे की जरूरत है। वैसा चेहरा अमर सिंह जैसा जो मंझे हुए हो, सियासी नेता की जरूरत समाजवादी पार्टी को महसूस हो रही है। तो ऐसे में क्या राजा भैया इस जरूरत को पूरा करेंगे? अब जरा राज्यसभा के गणित को समझते हैं। एनडीए के पास इस समय सहयोगियों को मिलाकर 277 वोट हैं। ऐसे में 37 का कोटा सबको आवंटित करने के बाद उनके पास 18 वोट और बचते हैं। जनसत्ता दल उच्च सदन के चुनाव में अब तक बीजेपी के साथ ही रहा, इसलिए इनके 2 वोट सत्ता पक्ष के साथ आना तय माना जा रहा है। ऐसे में बीजेपी के पास 20 वोट बचते हैं, 20 वोट, और बीजेपी चाहती है 20 वोट जाया क्यों जाए। विपक्षी गठबंधन के पास मौजूदा संख्या बचती है
119 विधायकों की। तो आप कहेंगे ये तो आसानी से जीत जाएंगे। अभी थमिए। कोटा आवंटित करने के बाद इस समय उनके पास 6 अतिरिक्त विधायक बचते हैं। 6। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी से ज्यादा बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती क्या है, अब वो समझिए। दरअसल बीजेपी के पास 10 वोटों की कमी है। राज्यसभा चुनाव के लिए 10 सीटें हैं। विधानसभा के स्ट्रेंथ के हिसाब से देखें तो एक सीट के लिए 37 वोटों की जरूरत है। बीजेपी के पास 252 वोट है कुल मिलाकर। इसके साथ साथ उसके सहयोगियों को जोड़ लें, अपना दल के 13 वोट, 6 वोट सुभाषपा और निषाद पार्टी के, क्योंकि 6 सुभाषपा के और 6 निषाद पार्टी के। ये 6 पर भी ध्यान दीजिएगा, आगे समझिएगा कि 6 का गणित क्या है। वहीं राष्ट्रीय लोकदल भी अब एनडीए के कैंप में आ गया है, लिहाजा 9 वोट भी अब एनडीए के कैंप में क्या वाकई आएंगे, यह सवाल हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कुल मिलाकर 286 का यह आंकड़ा हो जाता है। बीजेपी के 7 उम्मीदवारों को 259 वोट मिलने हैं, जो आसान नहीं है। या आसान है? यह बात क्यों? क्योंकि 8वें उम्मीदवार के लिए बीजेपी के पास सिर्फ 27 वोट रह जाते हैं, जो कि 37 की संख्या से दूर है, महज 10 कदम। यानी कि कुल मिलाकर अब 10 वोटों का जुगाड़ बीजेपी को करना है। समाजवादी पार्टी की बात करें तो उसके पास कुल 108 वोट है। कांग्रेस के साथ अब उसका गठबंधन हो चुका है, यानी कि 2 विधायक उसके जोड़ लें तो यह आंकड़ा पहुंच जाता है 110 का। उसे अपने 3 उम्मीदवारों को जिताने के लिए सिर्फ इस लिहाज से 1 वोट की जरूरत है। पिछले दिनों पल्लवी पटेल की समाजवादी पार्टी से नाराजगी सामने आई। अगर अखिलेश यादव उनके वोट कैलकुलेशन से खुद को अलग भी कर लेते हैं तो समाजवादी पार्टी को 2 वोटों की जरूरत पड़ती है, अगर पल्लवी पटेल अलग होती है। वहीं 2 विधायक जेल में हैं। अब कहानी में ट्विस्ट कहां आ रहा है वो समझिए। 2 विधायक जेल में हैं, अगर उन्हें अनुमति नहीं मिलती वोट डालने की तो फिर जरूरत पड़ेगी राज्यसभा के लिए 4 वोटों। हालांकि सूत्रों से मिली खबर यह भी है कि पल्लवी पटेल जो है वैसे वो मान गई है, लेकिन वो कह रही है कि सिर्फ पीडीए के प्रत्याशी को ही वोट करेंगे, फिर भी पेच फंसेगा। वहीं बीजेपी के सामने चुनौती इसलिए भी बड़ी हो जाती है क्योंकि भले ही जयंत चौधरी एनडीए के कैंप में आ गए, लेकिन उनके 9 में से 4 विधायक समाजवादी पार्टी के हैं। नहीं समझे? अब वो समझिए। दरअसल जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल में गठबंधन हुआ। राष्ट्रीय लोकदल ने टिकट बांटे, लेकिन चुनाव जीतते वो प्रत्याशी जो समाजवादी पार्टी के चेहरे थे। यानी सिंबल था राष्ट्रीय लोकदल का, मगर प्रत्याशी थे समाजवादी पार्टी के, अखिलेश यादव के। वहीं इस तरह से ओम प्रकाश राजभर, जिनका हमने जिक्र किया था, सुभाषपा के 3 विधायक ऐसे हैं जो कि समाजवादी पार्टी के चेहरे माने जाते हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ राज्यसभा के चुनाव में लागू नहीं होता, तो भी वोट देने वाले विधायक को वोट देने से पहले अपने पोलिंग एजेंट को दिखाना पड़ता है किसको वोट कर रहे हैं। तो उनको पता तो लग ही जाता है अगर क्रॉस वोटिंग होगी तो कि फला हमारे विधायक ने हमारे खिलाफ वोट किया है, तो या तो पार्टी उसको अपने पार्टी से निकाल देगी उस विधायक को, या फिर वो खुद भी पार्टी छोड़ देगा, क्योंकि उसको मालूम है अगर पार्टी विरोधी कार्य करेगा तो पार्टी में कैसे रह पाएगा। तो एक तरीका तो ये भी हो सकता है कि कुछ विधायकों से एनडीए या बीजेपी डील कर ले और एमएलसी की सीट के बदले में वोट ले ले। या फिर दूसरा तरीका यह है कि ना तो एसपी के पास ना एनडीए के पास पूर्ण बहुमत होगा, तो बाजी फिर अपने विवेक पे छोड़ दी जाए कौन किसको लेता है। तो आने वाला समय 27 तारीख बहुत ही दिलचस्प होगा। मुझे ऐसा लगता है कि मामला कांटे का रहेगा, क्योंकि 8वां जो उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है उनके विपक्षी खेमे में खासकर एसपी में सभी विधायकों से अच्छा संबंध है। कभी वो एसपी के बहुत करीब हुआ करते थे, तो हो सकता है क्रॉस वोटिंग का चांस बन जाए। दरअसल संजय सेठ को चुनावी मैदान में उतारने के पीछे उनकी समाजवादी पार्टी से पुरानी नजदीकी गणित बताई जा रही है। दरअसल संजय सेठ उत्तर प्रदेश के जाने माने व्यापारी चेहरे भी हैं। 2019 में वो बीजेपी में आए। इससे पहले वो मुलायम सिंह यादव के करीबियों में शुमार रहे। मुलायम सिंह यादव के बाद अखिलेश यादव के साथ भी उनके संबंध ठीक ठाक रहे। समाजवादी पार्टी के कोषाध्यक्ष रहे। 2016 में समाजवादी पार्टी ने उन्हें राज्यसभा